गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस में आपको जो ये 70 नंबर का चैप्टर है आर्थिक समस्या और चुनौतियाँ, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी हमने पढ़ना है, जिसमें से हम गरीबी जो है वो भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लेक्चर 2 जो हमारा है उसमें हम बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बेरोजगारी की प्रस्तावना, उसके अर्थ, उसकी जो समस्याएं, समाधान, उस सब को हम टॉपिक को क्लियर करके इस चैप्टर को आज हमें कंप्लीट करना है। तो आइए आज हम जानते हैं सबसे पहले बेरोजगारी। तो भारत की वर्तमान समस्याओं में से गंभीर आर्थिक समस्या जो है वो बेरोजगारी सबसे आर्थिक और गंभीर समस्या बताई गई है। जो बेरोजगारी के कारण गरीबी उत्पन्न होती है, ये लंबा समय की और अर्थतंत्र में गहराई से घर कर चुकी समस्या है। विश्व के अधिकांश देश में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो बेरोजगारी अर्थात क्या होता है कि जो व्यक्ति मतलब जिन्हें किसी प्रकार का कार्य ना मिलता हो, काम धंधा ना करते हो, उन्हें काम धंधा ना मिलता हो, तो इस प्रकार की जो समस्या है उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। और बेरोजगारी जो है वो उसकी वजह से गरीबी उत्पन्न होती है, क्योंकि जब व्यक्ति को काम धंधा नहीं मिलेगा, वो किसी प्रकार का अगर कार्य नहीं करेगा तो उसे जो महीने की जो आय है, मासिक जो आवक होती है वो उसे नहीं मिलेगी। तो जब उसे आवक नहीं मिलेगी तो उसकी जो घर की आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से वो क्या है, गरीब की जो समस्या है वो उत्पन्न होगी। तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो बेरोजगारी का अर्थ कि यह आवश्यक व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच हो, यानी व्यक्ति की उम्र बताई है 15 से 60 वर्ष की उम्र हो, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो, कार्य करने के योग, उसमें शक्ति और योग्यता रखता हो, काम की खोज होने पर भी वह काम प्राप्त करने में समर्थ ना हो, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा। तो ये जो है बेरोजगार की एक तरह से आपको परिभाषा दी गई है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति की 15 से 60 वर्ष की उम्र है और उस उम्र में वो कार्य करने की इच्छा रखता हो, कार्य करने की उसके अंदर शक्ति और योग्यता भी हो, वो काम करने की खोज में भी हो, लेकिन उसके बाद भी उसे अगर काम नहीं मिलता है तो व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा, यानी बेकार कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा। ऐसी सामूहिक परिस्थिति बेरोजगार कहलाती है। वे ऐसी बेकारी अनिवार्य रूप से भोगते हैं, तो इसे इच्छा के विरुद्ध या अनैच्छिक बेकारी कहेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि जो ऐसी बेकारी है, जो सामूहिक परिस्थिति यानी जो अनिवार्य रूप से भोग रहे हैं, तो ऐसी इच्छा के विरुद्ध वाली या अनैच्छिक बेकारी कहलाएगी, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध है। इच्छा के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि उसके अंदर काम करने की इच्छा भी है, उसके अंदर काम करने की शक्ति और योग्यता भी है, वो काम ढूंढ रहा है लेकिन वो काम उसे नहीं मिल रहा है। तो ये उसकी इच्छा है काम करने की, पर उसे काम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इच्छा के विरुद्ध कहलाएगा। इसलिए इच्छा के विरुद्ध या अनैच्छिक बेकारी कहलाएगी। यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे, तो 15 से 60 वर्ष के बीच के जो वय समूह में जिनका समावेश नहीं होता है, जैसे कि अपंग है, अशक्त है, रोगिष्ठ है या वृद्ध, आलसी, गृहिणी, जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृत्ति या तैयारी न रखते हो, तो ऐसे व्यक्ति बेरोजगार नहीं माना जाएगा। तो नहीं माना जाएगा यानी क्यों कहा है कि बाजार वेतन दर से अधिक वेतन मांगता है, यानी जो बाजार दर का वेतन है उस वेतन से अधिक वेतन मांगे और 50 से 60 वर्ष के बीच में उसकी उम्र का समावेश नहीं होता है, यानी इतनी उसकी उम्र नहीं है। इसके अलावा वो अपंग है या फिर उसके अंदर शक्ति नहीं है काम करने की, वो किसी प्रकार से रोग है उसके अंदर, वो आलसी है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर हैं तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार नहीं कहलाएगा। तो आइए हम बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप जानते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा ऋतुगत बेरोजगारी। तो ऋतुगत बेरोजगारी यानी भारत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की जो अर्याप्त सुविधाएं, वर्षा की अनियमितता, वैकल्पिक रोजगारी के अवसर के अभाव में 3 से 5 मास बेरोजगार रहना पड़ता हो, उसे ऋतुगत मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। ऋतुगत अर्थात मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। यानी कहने का अर्थ यहाँ ये बताया गया है कि सिंचाई क्षेत्र में यानी खेती के क्षेत्र में अगर उसे पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं या वर्षा के कारण यानी वर्षा नियमित नहीं हो रही है, तो उस वर्षा के कारण अगर उसे रोजगारी का अवसर, जो काम करने का जो काम है, काम करने का जो समय है, वो 3 से 5 महीने तक अगर वो बेरोजगार रहता है, क्योंकि जिस समय में बारिश हो रही है उस समय में वो काम कर रहा है, उसके बाद वो बेरोजगार बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा माना जाएगा? मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि वो मौसम के आधार पर काम करेगा, क्योंकि बारिश होगी तो उसकी खेती होगी, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा? ऋतुगत या मौसमी बेरोजगार। फिर है घर्षण जन बेरोजगारी। तो पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक आए
तब कुछ समय के लिए श्रमिक बेरोजगार बनता है तो उसे घर्षणजन बेरोजगारी कहेंगे। तो घर्षण बेरोजगारी का अर्थ क्या है कि यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ जो पुरानी तकनीक से इंसान काम करता है, फिर नई तकनीकें आएंगी, तो जब नई तकनीकें आएंगी तो उस व्यक्ति को कुछ समय तक तो वो नई तकनीक समझ में ही नहीं आएगी, तो कुछ समय के लिए वो व्यक्ति कैसा माना जाएगा, काम ही नहीं कर रहा है, तो वो बेरोजगार बैठा है, इसलिए वो घर्षणजन कहलाएगा। फिर ढांचागत, तो भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रूढ़िचुस्त है। सामाजिक पिछड़ापन, परंपरागत रूढ़ियाँ, रिवाज, निरक्षरता, ढांचागत सुविधा के अभाव के कारणों से ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि कई जगह पे समाज का पिछड़ापन है, बहुत सारी जो परंपराएं, रिवाज और कई जगह पर पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, तो इन सबकी सुविधाओं के अभाव की वजह से भी लोग बेरोजगारी होते हैं, इसलिए हम उसे ढांचागत बेरोजगारी कहेंगे। फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न अर्थात छिपी या प्रच्छन्न, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी में बताया गया है कि किसी भी धंधे या व्यवसायिक प्रवृत्ति में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों, इस अतिरिक्त श्रमिक को उत्पादन कार्य में लगा देने से कुल उत्पादन में कोई भी प्रभाव ना पड़ता हो, तो श्रमिक प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहलाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कोई काम है, उस काम को जितनी आवश्यकता है श्रमिकों की, उससे अधिक श्रमिक लगे। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि कोई उद्योग में एक भारी यंत्र है, तो उस यंत्र को चलाने के लिए अगर 5 लोग काम करते हैं, तो उस यंत्र को चलाने के लिए सिर्फ 5 ही लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उसमें काम 7 लोग कर रहे हैं, तो काम तो वो 5 ही लोग कर रहे हैं ना, तो 7 लोगों के करने से भी काम में कोई बढ़ावी तो हो, यानी कोई वृद्धि तो होगी नहीं, काम तो उतने 5 ही लोगों से होगा। तो वो 2 जो व्यक्ति श्रमिक काम करने में लगे हुए हैं साथ में, तो वो व्यक्ति कैसे माने जाएंगे, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहलाएगी। इसी प्रकार से औद्योगिक बेरोजगारी, तो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के कारण यदि व्यक्ति को लंबे या समय के लिए बिना काम के बिना रहना हो, तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक बेरोजगारी कहलाएगी। यानी कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है, कार्य करने में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन के कारण से अगर व्यक्ति कुछ समय के लिए या लंबे या कम समय के लिए, यानी कुछ भी समय के लिए अगर वो बिना काम के रहता है, यानी उसे किसी प्रकार का वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति औद्योगिक बेरोजगारी कहलाएगी। फिर है शिक्षित बेरोजगारी, तो कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो यदि बेरोजगार हो तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो, यानी शिक्षित होने के बावजूद भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है या वो काम नहीं कर रहा है, तो वो शिक्षित बेरोजगार कहलाएगा। यानी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति बेकार बैठा हुआ है, तो वो शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमाण, तो भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की जो मात्रा है वो अलग अलग बताई गई है। रोजगार विनिमय केंद्रों में रोजगार इच्छुकों के नाम पर दर्ज करवाने में उदासीनता के कारण संख्या में उनकी निश्चित मात्रा ये अंदाजा निकालना मुश्किल है। फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे के आधार पर भारत में बेरोजगारी की व्यापकता को जानकारी मिलती है। जैसे कि हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 116 मिलियन लोग बेरोजगारी में की खोज में हैं। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया गया है कि 116 मिलियन लोग हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, इसलिए वो रोजगारी की क्या कर रहे हैं, खोज में लगे हुए हैं। जिसमें से 32 मिलियन लोग कैसे हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं। अशिक्षित यानी वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो बेरोजगार हैं। और कुछ 84 मिलियन लोग हैं वो शिक्षित बेरोजगार हैं। तो शिक्षित बेरोजगार क्योंकि कई बार क्या होता है कि पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसे जो काम चाहिए होता है वो उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसे काम नहीं मिल रहा होता है, जिसमें वो संतुष्ट नहीं होता है, तो वो कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार के लोग शिक्षित लोग बेरोजगार भी हैं। और उनकी उम्र बताई गई है 15 से 24 वर्ष की। तो ऐसे लगभग 7.17, तो यानी 4.70 करोड़ जो लोग हैं वो हमारे भारत में कैसे बताए गए हैं, बेरोजगार हैं, यानी वो किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार देखा जाए तो भारत में 2013 और 14 में बेरोजगारी की जो दर है वो 5.4% पाई गई है। और गुजरात में प्रति 1000 व्यक्ति 1.12% बेरोजगार है। तो यहाँ गुजरात का बताया गया है कि भारत में 5.4% बेरोजगार है और गुजरात में 12 व्यक्ति यानी 1.2% बेरोजगार पाए जाते हैं। भारत में 2009 और 10 में प्रति 1000 शहरी क्षेत्रों में 24 व्यक्ति यानी 3.4%, गांव के क्षेत्र में और
यानी कि 16 व्यक्ति यानी कि 1.6 व्यक्ति जो हैं वो बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगारों को अनुपात शहरों में अधिक था। 2013 में स्त्रियों की बेरोजगारी दर 7.7% बताई गई। यहाँ पे स्त्रियां भी इतनी बेरोजगार बताई गई हैं। भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्य में बेरोजगारी का अनुपात जो है वो अधिक ऊंचा पाया गया है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पर। सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का जो प्रमाण है वो अधिक पाया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़, गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः नीचा है, जिसमें गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति भी देखने को मिली है। भारत एक अनुमान के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाला 15% लोग युवा हैं। विश्व में जनसंख्या 66% लोग 35 वर्ष की उम्र तक के युवा हैं, वे भारत में हैं। यदि भारत को विश्व में युवाओं के देश के रूप में महासत्ता बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना हो तो भारत को बेरोजगारी के कड़वे स्वरूप को बदलना होगा। अर्थात यहाँ कहने का अर्थात ये बताया जा रहा है कि भारत में जो युवा, जो यंग लोग होते हैं, उनकी जो मतलब योग्यता बताई गई है 15%, जिसमें विश्व के अंदर बताया गया है कि जो विश्व की जो जनसंख्या है उसमें से 66% लोग 35 वर्ष की उम्र वाले हैं। तो यहाँ 35 वर्ष की उम्र वाले योग यानी सारे के सारे यंग हैं। तो कहने का अर्थ ये कहा जा रहा है कि अगर भारत में विश्व के युवा देश को अगर मान सत्ता यानी इसकी दिशा अगर बदलनी है तो भारत में बेरोजगारी के स्वरूप बदलने होंगे, कड़क स्वरूप यहाँ उठाने होंगे। अगर ये लोग बेरोजगार नहीं होंगे तो हमारा भारत देश आगे बढ़ सकता है। भारत के बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन करने के पीछे मुख्य जवाबदार कारण में जनसंख्या वृद्धि, मात्र सैद्धांतिक ज्ञान, फिर प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, टेक्निक ज्ञान का अभाव, संपूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता, कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम की अधिक मात्रा, कृषि व्यवसाय में रुचि की घटना, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा, कृषि के अलावा के समय वैकल्पिक रोजगारी के अभाव, बेकार बैठना पड़े तो कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग, कमजोर स्थिति, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, फिर परंपरागत व्यवसाय, परिवार धंधे में ही लगे रहना, अन्य नए व्यवसाय उद्योग शुरू करने में साहसों का अभाव, ज्ञान कौशल तालीम अनुभव में कमी, फिर श्रम की अगतिशीलता, मानव श्रम में दोष आयोजन, औद्योगिक विकास की धीमी गति, बचत वृत्ति की नीची दर जिसमें पूंजी सर्जन दर की कमी होना। तो परिणाम स्वरूप धंधा उद्योग में निवेश के अभाव शुरू ना हो सकने के अनेक कारण हैं। तो ये सारे जो पॉइंट दिए हैं ये क्या है, बेरोजगारी समस्या के जवाबदार परिबल हैं, जिसमें आपको कुछ पॉइंट तो याद रखने ही हैं लिखने के लिए। जैसे कि आप बता सकते हो कि टेक्निकल का अभाव यानी टेक्नोलॉजी का उन्हें अभाव यानी उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में नियमित वर्षा नहीं होने की वजह से भी है, जिसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। फिर बहुत से लोगों को खेती कार्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, काम करने में बिल्कुल पसंद नहीं हो। फिर सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है और लघु उद्योग है, इसकी जो कमजोर स्थिति है। फिर जाति प्रथा की वजह से भी कई जगह पर बेरोजगारी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये सारे, और फिर कई जगह पे क्या होता है, ज्ञान कौशल और तालीम यानी हम लोगों को इन सब चीज़ों मतलब ज्ञान है, तालीम, इन सब के बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल। इन सब चीज़ों की कमी की भी वजह से बेरोजगारी है। मानव श्रम का दोष भी देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या हैं, धंधा उद्योग में निवेश अभाव यानी उसके कारण बताए गए हैं, एक जवाबदार कारण बताए गए हैं बेरोजगारी समस्या के। अब यहाँ बेरोजगारी कम करने के उपाय, तो बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमज़ोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सगी बहन बताई गई हैं यहाँ, क्योंकि एक तरफ गरीबी एक तरफ बेरोजगारी। तो दोनों सगी बहन किस लिए बोला गया है, क्योंकि बेरोजगारी होने की वजह से गरीबी उत्पन्न होगी, और गरीब है तो ज़्यादा गरीब है उसके पास जब मेन आवश्यक जो पर्याप्त जो है, जैसे कि भोजन है, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा, इन सब चीज़ों का अभाव है, यानी ये सब चीज़ों को वो नहीं, इनकी आवश्यक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों का भोग नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर वो जॉब कहाँ से करेंगे, उन्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो दोनों एक समान ही माने गए हैं, इसलिए दोनों को सगी बहन का है, दोनों के बीच में सहसंबंध है।
गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है इसलिए वो गरीब है। तो इस चुनौती की स्वरूप, समस्या या प्रभाव युवा शिक्षित वर्ग पर भी विशेष है, जैसे कि उनकी शिक्षा में रुचि की कमी होना। फिर सामाजिक और मानसिक परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानव वैज्ञानिक दृष्टि से रोजगार न मिलने के कारण हताशा में वो धकेला जाता है। यदि वो लंबे समय तक बेकार रहे तो युवा असामाजिकता, अनैतिक प्रवृत्ति में वो जुड़ जाते हैं। तो जैसे कि नशीले पदार्थ की हेराफेरी करना, गैरकानूनी व्यवसाय, चोरी, लूटमार, धन वसूली, तो इस तरह से अपराध कृत करने को वो प्रेरित करता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, वर्ग भेद सर्जित होता है, जीवन स्तर नीचे गिरता है। बेकारी के साथ मूल वृद्धि जुड़ने से गरीबी और बेकारी परिवार में स्थिति कमजोर और दयनीय बनती है, जिसकी वजह से नशीले पदार्थ और अन्य व्यवसायों की तरफ वो लोग जुड़ते हैं। तो इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति, परिवार, अर्थतंत्र पर सामाजिक दृष्टि से घातक बताए गए हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोला है कि बेरोजगारी और गरीबी के कारण बताए गए हैं कि गरीबी का जो मुख्य कारण बेरोजगारी बना है, तो कई बार ये चुनौती स्वरूप बताया गया, क्योंकि गरीब होने की वजह से उनकी मानसिक स्थिति पे जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, हताश होते हैं। हताश होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, कई बार नशीले पदार्थों की हेराफेरी करने लगी, यानी गलत लाइन पकड़ लेते हैं। नशीले पदार्थों की हेराफेरी करेंगे, चोरी करेंगे, लूटमाट करेंगे, धन की वसूली करेंगे, गैर कानूनी कार्य करेंगे। तो इस प्रकार के ये लोग कार्य करने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि मतलब गरीबी की वजह से ये लोग इन सब चीज़ों की तरफ धकेल जाते हैं। तो बेरोजगारी घटाने की सरकार ने योजना और कार्यक्रम का हमने आगे गरीबी निवारण के कार्यक्रम में अध्ययन किया है, तो उनका फिर से हम स्मरण करेंगे, यानी फिर से हम उसे देखेंगे कि मतलब दोनों सगी बहन बताई, यानी दोनों के बीच में जो समस्या को निवारण करने के जो उपाय हैं वो भी थोड़े बहुत सेम ही होंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले दिया है भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा को बढ़ाया जाए। रोजगारी के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे जो गृह उद्योग और जो कुटीर उद्योग है उन सभी विभागों में प्रदेशों में तीव्र यानी तेजी से और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किए हैं। फिर श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो इकाइयां हैं वहां पर छोटे लघु उद्योग हैं, ग्राम उद्योग हैं, हस्तबुनाई कारीगर हैं, उन सबका जो हुनर है वो हुनर को उद्योग के विकास पर बल दिया है, जिसकी वजह से योजना को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिला है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा समय पर बेरोजगारी घटाने में खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति विकसित करनी, नई जुताई करना, प्रत्येक खेत को पानी देना, बिजली की सुविधा करवाना, छोटी बड़ी सिंचाई की योजना करवाना जिसमें डैम, चेक डैम है, जलाशय है, नहर है, ट्यूबवेल, बांध, सड़क का निर्माण करवाना। तो ये फिर उसके अलावा मुर्गा है, बतख है, इसके अलावा यानी कृषि क्षेत्र के अलावा बतख है, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, वनीकरण कार्यक्रम, ये सारे चीज़ों का यहाँ पे मतलब बताया गया है कि इन सब चीज़ों का पूंजी निवेश के लिए अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार के यहाँ पर इन लोगों को समस्या का निवारण करवाने के लिए यहाँ पर इन लोगों को खेती में मतलब बिजली देना, खेतों को पानी देना, छोटी मोटी सिंचाई करवाना, ये सब चीज़ें की यहाँ सुविधा करवाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी के अवसर बढ़ने चाहिए जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय मिले, रोजगारी प्राप्त होती रहे, शहरों की तरफ वो लोग स्थानांतरण ना करें, अर्थात कह सकते हैं शहरी स्थानांतरण घटे, रोजगारी की मांग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती जो खेती है, सेंद्रीय खाद आधारित जो खेती हैं, फिर सूक्ष्म कृषि है, बहुलक्षी फसल, सब्जियां, इन सब फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर इन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए तो यहाँ बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र यानी गाँव की तरफ जो मानव विकास को टिकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उनके स्वास्थ्य शिक्षण, उन्हें शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था, उन्हें पौष्टिक आहार मिले, बिजली मिले, मार्ग की अच्छी व्यवस्था हो, बैंकिंग सेवा हो, इंटरनेट सूचना संचार, मनोरंजन सुविधा, इन सब की वृद्धि करना है। जिससे जल से प्रवृत्तियाँ हैं, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करना, इन सब चीज़ों को यहाँ प्रोत्साहन देना है, जिससे रोजगार मूलक कार्यक्रम अपनाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिणात्मक दोनों प्रकार के सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का रहा है। शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए
उनमें कौशल का विकास करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी, तो दोनों प्रकार की बेरोजगारी में कमी लाने के लिए क्या करना है, क्योंकि शिक्षित होने के बावजूद भी वो बेरोजगार बैठा है और युवा जो पीढ़ी है जिसमें काम करने की क्षमता अलग है, हर प्रकार की योग्यता है, कौशल है, ज्ञान है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो बेरोजगार बैठा है। तो ऐसी बेरोजगारियों को कम करने के लिए उसमें कौशल का विकास करना है, शिक्षण के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है, यानी जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा की है यानी पढ़ाई लिखाई की है उस हिसाब से उन्हें काम दिलाना, कुशल कारीगर पैदा हो ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीक शिक्षा की नीति अपनाना, विद्यालय और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम द्वारा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, तो ऐसे यहाँ पर मतलब उद्देश्य सिद्ध किए गए हैं। युवा बेरोजगार को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उन्हें विशिष्ट कौशलों में वृद्धि की है, उत्पादकता के साथ वहाँ पर गुणवत्ता भी बढ़े, रोजगारी बढ़े, उन्हें अधिक आय मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा आए, ऐसा सरकार ने प्रयत्न किए हैं और ऐसे प्रयत्न होने भी चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहे, इस प्रकार से उन्हें संतुष्टि देनी चाहिए, कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार नई जानकारी प्राप्त हो, उन्हें वो उसके योग्य वो सक्षम बने, रोजगारी प्राप्त कर सकें और वैश्विक देशों में भी श्रम शक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े हों, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न करने का प्रयत्न करने चाहिए। फिर भारत सरकार ने, श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समक्ष, उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना अमल में रखी हैं, जहां टेक्निकल संस्था, कॉलेजों में यूनिवर्सिटी की स्थापना देश भर में करके उनके व्यावसायिक अभ्यासक्रम और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर विद्यालय, कॉलेजों में आधुनिक अभ्यासक्रम, व्यावसायिक और टेक्नोलॉजी शिक्षण द्वारा रोजगारी की मांग के अनुरूप सक्षम यहाँ पे प्रयत्न किए गए हैं, जहाँ वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक RTI, IIT और IIM जैसी उच्च संस्थाएं भी स्थापित की हैं। श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार ने रोजगारी क्षेत्र में कुछ नए क्षेत्र भी खोले हैं, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट, धंधा की व्यवस्थापन, फिर पैकिंग, प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग और कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केटिंग आदि जो नए क्षेत्र में रोजगारी के विपुल अवसर दिए हैं। इन क्षेत्रों के अनुरूप स्थायी आवश्यकताओं में पूरक एवं पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटी में शामिल किया है, जहां इन संस्थाओं के कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें माध्यमों से वे नौकरी में वर्तमान और भविष्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यानी ये बताया गया है कि उनके स्वरूप यहाँ प्रशिक्षण संस्था में ऐसे कार्यक्रम में बदलाव किया जिसकी माध्यम से वे लोग जो नौकरी करते हैं वो अपने वर्तमान और अपने आने वाली जो भविष्य में की वो आवश्यकता जो है उन्हें वो पूरी कर सकता है। श्रम शक्ति की मांग के अनुरूप युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना रोजगार स्थापित कर सकता है। स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार वो स्थापित कर सके, इसके लिए अल्प समय में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रकार के प्रत्यक्ष तालीम पाठ्यक्रमों में जैसी स्पिनिंग, वीविंग, टर्निंग, पंपलिंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल ऐसे रिपेयरिंग कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जिससे क्या कर सकते हैं कि ये लोग श्रमिक शक्ति की जब मांग अनुरूप युवा शिक्षा जब प्राप्त कर लें तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, खुद का रोजगार खोल सकते हैं। तो ये सारे जो हमने नाम बताए इस प्रकार से ये लोग शॉप खोल सकते हैं इन सब चीज़ों की, रिपेयरिंग वगैरह की, फ्रिज वगैरह की, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे खुद का एक रोजगार खोल सकते हैं। फिर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आई क्रांति जो है उसके अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग क्षेत्र में नए कोर्सों का प्रशिक्षण देकर इन्हें कुशल कारीगर, इंजीनियर और टेक्नीशियनों को तैयार किया जा सकता है। तथा यहाँ पर जो नए उद्योग हैं उन्हें शुरू करने के लिए यहाँ पे सहायकों ने स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत सस्ते और ऋण के सहायक उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए गए हैं। तो ये आपको पॉइंट यहाँ याद रखना है कि नए धंधे शुरू करने के लिए उद्योग साहसियों ने क्या किया है, तो नए धंधे शुरू करने के लिए स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत यहाँ सस्ते और ऋण सहायक उपलब्ध यहाँ प्रयास कराए गए हैं, जिसमें स्थानीय उद्योगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्था का सहयोग परस्पर संकलन द्वारा संभव बना हुआ है, जिसके स्थानीय आवश्यकताओं की मांग के अनुसार
श्रम की आपूर्ति द्वारा रोजगार के नए अवसर का सृजन करना, व्हाइट कॉलर जॉब के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा रोजगारी उत्पन्न हो, ऐसे यहाँ पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम और शैक्षणिक खर्च है वो कम हो, प्रवेश इनका सरल बने। तो इस प्रकार का यहाँ वातावरण सर्जित किया गया है जिससे योग्य सुदृढ़ ढांचा भी तैयार किया जाए। औद्योगिक संबंधित विकास सिद्ध हो, नए रोजगारी के इन्हें अवसर सर्जित किए, इसके लिए इन्हें नए नए उद्योग और व्यापार की शुरू हो ऐसी आवश्यक है। तो युवाओं में उद्योग साहित्य बढ़े, कुशलता है, संगठन शक्ति है, इन सब चीज़ों का पूंजी निवेश जरूरी है। तो सरकार द्वारा पूंजी निवेश से प्रारंभिक कम मार्जित के साथ यंत्र, कच्चा माल, ऑफिस फर्नीचर खरीद कर कम ब्याज दर पर इन्हें कर्ज यानी कि ऋण की सुविधा जो है वो बिक्री के लिए सहायक जैसी अनेक योजनाएं स्वरोजगार अवसरों के लिए इन्होंने प्रोत्साहन देकर ऐसे अनेक कदम उठाए हैं जहां पर ये लोग स्वरोजगार शुरू कर सकें, इसलिए इन्हें इस सब चीज़ों में प्रोत्साहन दिया है। धंधा शुरू करने और चलाने के लिए टेक्निकल और व्यावसायिक ज्ञान, प्रशासन कुशलता, कौशल सहायक देने का कार्य सरकारी प्रयत्नों के अधीन हुआ है। जहाँ जैसे कि बैंक है तो बैंक, वित्तीय संस्था, आर्थिक जो सहायता वो फिर सस्ती सरल लोन सुविधा मिल सके, स्थानीय व्यापारी संगठन हो, सेवाभावी संस्थाओं को प्रयास है। फिर कई बार जो महिलाओं के लिए जो महिला गृह उद्योग करती हैं तो उसके लिए स्थापित वो कर सकें। तो इस प्रकार की स्वरोजगार यहाँ पे लोन वगैरह देकर भी यहाँ पर ये लोग अपनी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें यहाँ प्रोत्साहित किया गया है। फिर रोजगार विनिमय केंद्र रोजगार खोजने वाले व्यक्ति, श्रमिक, मजदूर या शिक्षित कौशल अर्धकुशल युवाओं को काम देने वाले मालिकों को जोड़ने की कड़ी रूप कार्य करता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि रोजगार विनिमय केंद्र में जो काम करने वाले यानी काम की खोज में जो निकले व्यक्ति हैं वो जो काम कर रहे हैं वो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, शिक्षित लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जो ऐसे युवा लोग हैं वो उन्हें काम देने के लिए मतलब मालिक एक दूसरे से जुड़ें, जिससे मतलब दोनों के बीच में काम के लिए वो हो, जिससे इन लोगों को कार्य मिले। तो यह संस्था शिक्षित बेरोजगार को नामांकित करके नाम के स्थान और प्रकार विश्वसनीय जानकारी देता है, कार्य क्षेत्र में पसंद करने का एक मार्गदर्शन देता है। ये केंद्र रोजगार कारगिर्दी जैसे मैगजीन और सामयिक द्वारा रोजगार पर्याप्त की जानकारी देता है। तो किस प्रकार, जैसे कि हम लोग देखते ही हैं कि पेपर वगैरह में कैसे मैगजीन वगैरह में आता है काम के लिए कि कितना पढ़ा हुआ व्यक्ति चाहिए, उसे कितनी सैलरी चाहिए, किस सैलरी के हिसाब से उसे कौन सा काम देना। तो ये क्या है, एक तरफ से मजदूरों को यानी कि बेरोजगारों को मालिकों की तरफ से जोड़ने का एक कार्य है। मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा हेल्पलाइन नंबर द्वारा लोगों को आवश्यक जानकारी, स्किल प्रोग्राम, रोजगार मेला आयोजित करके यहाँ मुफ्त सेवा दी जाती है। जहाँ दिसंबर 2015 तक देश में 947 रोजगार विनिमय केंद्र थे, जो 2013 में 466.23 लाख बेरोजगार देश में और गुजरात में 8.30 लाख बेरोजगार दर्ज किए गए हैं। अब हम यहाँ जानेंगे विश्व श्रम बाजार। तो विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं, उसे विश्व श्रम बाजार कहते हैं। तो यहाँ विश्व श्रम बाजार अर्थात कि विश्व के जो देश हैं वो सारे देश यानी विश्व के टोटल जो देश हैं वो अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हों। अपने श्रमिक का आदान प्रदान करना यानी कैसा कि इस देश से व्यक्ति है तो दूसरे देश में अगर उसे काम की ज़रूरत है या वहाँ पर उसके लायक काम है तो यहाँ से श्रमिकों को वहाँ कार्य करने के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ से श्रमिकों को यहाँ कार्य करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे विश्व श्रम बाजार कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक दूसरे देश में स्थानांतरण रोजगारी के लिए, व्यापार धंधा, प्रशिक्षण, उच्च आधुनिक के लिए होता है और इसे हम श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी कहेंगे। शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनीक ज्ञान और कौशल प्राप्त हेतु विदेशों में अधिक आय, अधिक सुरक्षा सुविधा और अच्छी नौकरी की खोज में बुद्धि धन का बढ़ेगम, जिसे हम ब्रेन ड्रेन और अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण है। सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए विदेश गमन अब अधिक ध्यानकर्षक रूप में प्रचलित हुआ है। अर्थात ये कह सकते हैं हमारी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए विदेश गमन यानी कि विदेशों में जाना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया गया है। विदेशों में लोग रोजगारी प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली जो व्यक्ति हैं, प्रशिक्षण और प्राप्त कुशल हैं, दक्ष कारीगर हैं, ये सब क्या करते हैं, अन्य देशों में स्थानांतरण करते हैं। तो अन्य देशों में जाते हैं और वहीं स्थायी रूप से यहाँ बसने की संभावना के कारण हमारे देश में प्रतिभाव, टेक्निकल ज्ञान,
संपर्क वैज्ञानिक विचारधारा वाले तेजस्वी प्रतिभा में कमी आई है। तो कमी किस लिए पाई जाती है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दूसरे देश में स्थानांतरण करते हैं, क्योंकि अच्छे प्रतिभाशाली यानी बुद्धि वाले, अच्छी बुद्धि वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, काम करने में बहुत अच्छी इनकी की कारीगरी है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों में स्थानांतरण करते हैं काम के लिए, और फिर ये लोग काम करने जाते हैं तो ये लोग वहीं रह जाते हैं, वहीं पर स्थायी हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो ऐसे लोगों की वजह से क्या हुआ है, टेक्निकल ज्ञान और वैज्ञानिक विचारधारा वाले जो तेजस्वी प्रतिभा की यहाँ पर हमारे देश में कमी आई है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में एक नई स्थिति का सर्जन होने लगा है, जिसमें आधुनिक कुशल तथा सूचना तकनीक और संचार टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल की प्राप्त करने वाली मांग भी बढ़ी है। अनेक देश में ऐसे विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और कुशलता प्राप्त लोगों की प्रशिक्षण प्राप्त कुशल श्रमिकों की विशेष तो भर्ती करते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए यहाँ पर लुभानी युक्ति और प्रयुक्ति के तरीके भी अपनाए जाते हैं, तो जिससे वो दूसरे देशों में स्थानांतरण ना करें। आवश्यक हो ऐसी अनिवार्य योग्यताएं हैं, ज्ञान कौशल है। प्राप्त कर्मचारियों को जो उस प्रशिक्षण देने के लिए विदेशों में प्रशिक्षणार्थी के रूप में भेजे जाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण का एक भाग माना गया है। तो इस प्रकार विदेशों में नौकरी धंधे के लिए जाने से देश में विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। इस तरह विदेशी धन देश में आने की विदेशी कमाई से देश विदेशी चलन या मुद्रा की समस्या कुछ अंशों में कम हुई है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर गरीबी और बेरोजगारी का पूरा हुआ। यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको क्वेश्चन आपकी नोटबुक में हल करने हैं। MCQ है जो मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ हम विकल्प देखेंगे। पहला दिया है भारत में गरीबी के सबसे अधिक प्रमाण किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़। भारत में 2011-12 में गरीबी का प्रमाण कितना था? तो 21.92। इसके अलावा महिला सशक्ति और कौशल प्रशिक्षण स्वराज और बाजार के साथ जुड़ने वाले जो यहाँ बताए गए हैं, तो उसमें आएगा मिशन मंगलम योजना। भारत के किस राज्य में बेरोजगारी का प्रमाण ऊंचा रहा है? तो केरला। अन्य सुरक्षा धारा के अंतर्गत कौन सी योजना गुजरात में लागू की गई है? तो अन्नपूर्णा। युवा बेरोजगार को नए विचारों के साथ उद्योग सहायक बनकर स्वराज की तरफ कौन सी योजना प्रेरित करती है? तो स्टाफ ऑफ इंडिया। फिर लास्ट है यहाँ पर बेरोजगारी निवारण के लिए शिक्षण बेरोजगार को परिचालन करने वाली संस्था, तो मॉडल कैरियर योजना। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। आपको ये सारे के क्वेश्चन और MCQ जो हैं ये सारे नोटबुक में हल करने हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समयानुसार आगे मिलते रहें। थैंक यू।